चलिए स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद राम सर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं एमए एमएससी ज्योग्राफी संभावित प्रश्न पत्र 2025 के लिए ज्योग्राफिकल थॉट से संबंधित ये प्रश्न पत्र चलता है। एमए एमएससी ये किसी यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर में चलता होगा तो किसी में ये फर्स्ट ईयर में ये पेपर चलता है। ज्योग्राफिकल थॉट भौगोलिक चिंतन का इतिहास, इस पेपर का नाम है भौगोलिक चिंतन का इतिहास। भौगोलिक चिंतन का इतिहास। आप इस प्रश्न पत्र को निश्चित रूप से पढ़ करके जाइएगा और परीक्षा में प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। और ये संभावित प्रश्न पत्र बनाया है मैंने सत्र 2025 के लिए। तो देखिएगा कौन कौन से प्रश्न इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, पहला ही प्रश्न मैंने आपको दिया है, भूगोल में अभिप्राय और अवधारणाओं का विवेचन आपको करना है। और इसी प्रश्न को इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे, भूगोल में परिदृश्यों का स्थान, समय व अंतर संबंधों का अध्ययन ये कराता है, स्पष्ट करो। तो देखिएगा ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ करके जाना है कि कौन कौन सी भूगोल में अभिप्राय हुए हैं, कौन कौन सी अवधारणाएं विकसित हुई है जिनकी वजह से भूगोल का विकास हुआ है, और कैसे भूगोल किसी समय और स्थान के बारे में जानकारी देता है, उनके क्या क्या अंतर संबंध है, उन सभी को आपको बताना है। और पिछली बार क्या है, भूगोल के प्रकृति और विषय क्षेत्र पूछे गए थे, तो आपकी बार ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट बन रहा है आपके लिए। पहला ही प्रश्न ज्योग्राफिकल थॉट के प्रश्न पत्र से संबंधित आपका ये बन रहा है, आप इसको पढ़ करके जाइएगा इस प्रश्न को। इसके बाद में हम चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 मैंने आपको दिया है, भौगोलिक विचारधारा में। भौगोलिक जो विचारधाराएं हैं उसमें आपको यूनानी और रोमन भूगोलवेत्ताओं दोनों का योगदान आपको बताना है। यूनानी भूगोलवेत्ताओं में आप होमर को पढ़ सकते हैं, थेल्स, एनेक्सिमेंडर, केटियस, हीरोडोटस, प्लेटो, अरस्तु, हिप्पार्कस। और रोमन भूगोलवेत्ताओं में आप स्ट्रैबो, टोलमी, है ना, इन सभी को आप पढ़िएगा धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा योगदान आप देखिएगा। ये भूगोल की एक ब्रीफ हिस्ट्री है, इसको आप पढ़िएगा। इस पेपर को जब पढ़ते हैं बहुत ही मज़ेदार पेपर है ये। और जिस प्रकार हम किसी सब्जेक्ट की हिस्ट्री पढ़ते हैं ना भाई, उसी तरीके से भी प्रश्न पत्र आपको भूगोल की हिस्ट्री से संबंधित दिया गया है। यहाँ भूगोल में जितने भी भूगोलवेत्ता हुए हैं, जितने भी विद्वान हुए हैं, उन सभी की जो स्थिति रही है, क्या क्या उन्होंने अपना योगदान दिया है, कौन कौन सी खोजें की हैं, कौन कौन सा उन्होंने अपना एक परिदृश्य, सिद्धांत वगैरह जो भी कुछ दिए हैं, क्या क्या उन्होंने भूगोल में विकास किया है, उन सभी को इसमें स्पष्ट किया गया है इस प्रश्न पत्र में, और उनको बताया गया है। इसके बाद में अगला प्रश्न दिया है मैंने आपको, कार्ल रिटर और कार्ल सावर विडाल डी ब्लांश तीनों विद्वान हैं। तीनों विद्वान में से कार्ल सावर पिछली बार पूछा भी गया है 2024 में। अब की बार सत्र 2025 के लिए कार्ल रिटर और विडाल डी ब्लांश महोदय दोनों के योगदान को इंपॉर्टेंट रूप से पढ़ करके जाएगा। 101% आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है, इनका क्या क्या योगदान रहा है, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न मैंने आपको दिया है, इमैनुएल कांट वारेनियस के योगदान को भूगोल में स्पष्ट करना है। देखिएगा, अब मैं आपको बता देता हूँ, प्रश्न नंबर 3 में से कार्ल रिटर और विडाल डी ब्लांश इंपॉर्टेंट है, और प्रश्न नंबर 4 में से इमैनुएल कांट और वारेनियस दोनों को आप इन दो को आप जब पढ़ करके जाते हैं तो आपको एक प्रश्न आपका यहाँ से क्लियर होता है, और वो परीक्षा में आपको 100% आपको देखने को मिलेगा। ये ऐसी मेरी उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार भी मैंने प्रश्न दिया था उसमें से, तो वो प्रश्न पूछ लिया गया है इस बार, जो कि कार्ल सावर से संबंधित था। आपकी बार कार्ल रिटर और विडाल डी ब्लांश और इमैनुएल कांट और वारेनियस चारों में से इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई आएगा, चारों आप देख करके जाइएगा, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं आगे, भूगोल में संभाववाद, अपवादवाद, व्यवहारवाद और प्रत्यक्षवाद, और मात्रात्मक क्रांति को भी आप पढ़ सकते हैं। मात्रात्मक क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सांख्यिकी, आंकड़ों पद्धति आदि का विश्लेषण पद्धति और ग्राफिक पद्धति, इन सभी का उपयोग, गणितीय विधि का उपयोग भूगोल में किया जाने लगा था। और मात्रात्मक क्रांति के फलस्वरूप ही भूगोल में ये स्टार्ट हुआ। और संभाववाद को भी आप देख लीजिएगा, अपवादवाद है, प्रत्यक्षवाद है और व्यवहारवाद, चारों इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे चारों में से कोई ना कोई आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, चारों आप पढ़ लीजिएगा। निश्चयवाद पिछली बार पूछ लिया गया है, आपकी बार निश्चयवाद नहीं आएगा, आपकी बार इन चारों में से आपको मिलेगा। और मात्रात्मक क्रांति भी आप देख सकते हैं, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बता दिए हैं एक्स्ट्रा में जो जो प्रश्न बनने की संभावना हो रही है, वो मैंने आपको बताते हुए मैं आपको चल रहा हूँ। इसके बाद में अगला प्रश्न मैंने आपको दिया है, भूगोल में परिकल्पना, हाइपोथेसिस और सिद्धांत, थ्योरी से आप क्या समझते हैं। भूगोल में परिकल्पना और आवश्यकता व भूमिकाओं का मूल्यांकन आपको करना है। अब देखिएगा, परिकल्पना किसे कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं जो सिद्धांत प्रूफ नहीं हो सका है, उसको कहते हैं हम परिकल्पना। जिस सिद्धांत को प्रूफ कर दिया गया है, जिस थ्योरी को प्रूफ कर दिया गया है, उसको हम कहेंगे सिद्धांत, और जिसको प्रूफ नहीं किया जा सका, वो एक तथ्य बनकर रह गया है, उसको कहते हैं हम परिकल्पना, हाइपोथेसिस। बात आपके समझ में आ गई होगी, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, परिकल्पना कहते हैं जिस सिद्धांत को, जिस थ्योरी को प्रूफ नहीं किया जा सका साइंटिफिक तरीके से, उसको कहते हैं हम परिकल्पना।
वैज्ञानिक तरीके से जिसको प्रूफ नहीं किया जा सका उसको हम कहते हैं परिकल्पना, और जिस थ्योरी को वैज्ञानिक तरीके से प्रूफ कर दिया गया है, इसे विद्वानों ने माना है, उसको हम कहते हैं सिद्धांत। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है कि भूगोल में परिकल्पना और सिद्धांतों की आवश्यकताओं और भूमिकाओं का क्या मूल्यांकन है, उसको आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न मैंने आपको दिया है, भूगोल में द्वैतवाद ड्यूलिज्म क्या है। देखो, द्वैतवाद का मतलब सीधा सीधा सा आप समझिएगा, द्वैतवाद क्या है। द्वैतवाद है जब दो विचारधाराएं आपस में टकराती है, यानी एक विचारधारा अलग बात करती है, दूसरी विचारधारा अलग बात करती है। ठीक है, इन दोनों विचारधाराओं में जब आपसी टकराव होता है या बातों में मतभेद होता है तो कोई तीसरी नई विचारधारा उत्पन्न होती है, उसको हम कहते हैं द्वैतवाद। दो विचारधाराओं का टकराना द्वैतवाद। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में लास्ट प्रश्न मैंने आपको दिया है, भूगोल में उग्रवादी रेडिकलिज्म क्या है, स्पष्ट करो। देखो, उग्रवादी रेडिकलिज्म क्या है। रेडिकलिज्म कहते हैं, देखिएगा, भूगोल की दृष्टि में रेडिकलिज्म के इस प्रश्न को सोल्व करने का मैं आपको तरीका बताऊं। रेडिकलिज्म से संबंधित आपको यहाँ ये नहीं पूछा गया है रेडिकलिज्म क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस के तरीके से इसमें आंसर नहीं देंगे। इसमें ये पूछा गया है, देखिएगा, आप जब भूगोल की ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ते हैं या भूगोल का इतिहास जब आप पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी सारे पुरुष भूगोलवेत्ता आपको मिल जाएंगे, लेकिन महिला भूगोलवेत्ता आपको बहुत ही कम मिलेगी, फीमेल भूगोलवेत्ता आपको नहीं मिलेगी। एक दो आपको मिल सकती है, जैसे एलन चर्चित सैंपल, बस वो आपको मिलेगी। इसके अलावा और भूगोलवेत्ता आपको नहीं मिल सकती, महिला भूगोलवेत्ता। अब भूगोल में रेडिकलिज्म में यही किया गया है कि भाई जैसे पुरुषों के योगदान को अगर ज़्यादा माना जाता है तो इसी तरीके से महिलाओं को भी उतनी मान्यता दी जाए, उनके भी उन्होंने जो योगदान दिए हैं उनको भी इतना ही किताबों के अंदर मतलब स्पष्ट किया जाए, या उनको भी इतनी मान्यता दी जाए पुरुषों की जितनी। क्योंकि अब देख सकते हैं आप, मैंने आपको बताया अभी उदाहरण देके कि भाई काफ़ी सारे आपको मेल है जो मतलब मेल आपको विद्वान मिल जाएंगे, लेकिन फीमेल विद्वान आपको बहुत कम मिलेंगे। क्योंकि कारण क्या है, उनके मतलब उन्होंने जितना भी जो योगदान दिया है, कंट्रीब्यूशन अपना दिया है, उसको मतलब काउंट ही नहीं किया गया है, उसको माना ही नहीं गया, या उसको किताबों के अंदर प्रूफ ही नहीं किया गया है। तो उसी से संबंधित ये रेडिकलिज्म शुरू हुआ कि भाई महिलाओं को भी उतनी मान्यता दी जाए जितनी पुरुषों को दी जाती है। तो ये आपका प्रश्न पत्र था। उम्मीद करता हूँ सत्र 2025 के लिए आपको समझ आया होगा। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।